नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। इटली के 9 सैनिकों पर भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने की केस बंद करने की अपील। सुप्रीम कोर्ट का जवाब, मुआवजा मिलने तक चालू रहेगा केस। पीएम मोदी पर कांग्रेस का सीधा हमला, पवन खेड़ा बोले, चीन पर क्यों चुप है प्रधानमंत्री, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन के लिए क्यों खोले दरवाजे। राजस्थान में विधानसभा सत्र के शुरू होते ही हो सकता है फ्लोर टेस्ट, सूत्रों के हवाले से खबर। 14 अगस्त को विश्वास मत प्रस्ताव कर सकते हैं सीएम गहलोत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बदसलूकी करने वाले 2 पुलिस वाले निलंबित, ग्रंथी को पूरी तरह से पीटने का वीडियो हो रहा था वायरल। पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट, पीड़ित को न्याय दे शिवराज सरकार। और ई वाहन खरीदने पर दिल्ली में मिलेगी सब्सिडी, 2 व्हीलर, ऑटो और ई रिक्शा पर 30-30 हजार तक की छूट। ई कार खरीदने पर 1.5 लाख की प्रोत्साहन राशि। इटालियन मरीन की गोली से केरल के मारे गए 2 मछुआरों का मामले में अब बीजेपी ने बड़ा यू टर्न लिया है। 2012 के इस मामले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाने वाली बीजेपी सरकार इस केस को सुप्रीम कोर्ट से बंद करने की अपील करने के बाद खुद ही घिर गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील को खारिज कर दिया है, जिससे इस मामले में केंद्र को बड़ा झटका भी लगा है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में परिवार को सही मुआवजा मिलना चाहिए। हम पीड़ितों के परिवार को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को आदेश दिया है कि वो 1 हफ्ते के भीतर परिवार को इस मामले में शामिल करे और फिर नया आवेदन लेकर आए। हम आपको बता दें कि साल 2012 में 2 इटालियन मरीन ने केरल के समुद्र तट के पास 2 भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तत्कालीन मनमोहन सरकार पर बीजेपी ने इटली के 9 सैनिकों पर नरमी बरतने के आरोप लगाए थे, जबकि इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंभीर रुख अपनाया था। इटली की तरफ से आरोपी 9 सैनिकों को भेजने से इनकार करने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन अब उसी मामले में यू टर्न लेते हुए मोदी सरकार केस को बंद करने की अपील कर खुद सवालों के घेरे में आ गई है। उधर कांग्रेस पार्टी ने चीन को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल दागते हुए कहा कि पीएम मोदी की चीन पर चुप्पी को लेकर देश जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से वो डॉक्यूमेंट हटा दिया जाता है जिसमें चीन के अतिक्रमण की बात कही गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वराज एक्सप्रेस के सवाल पर पवन खेड़ा ने कहा कि 2014 और 2019 के चुनाव में चीन की कौन सी कंपनियां धन दे रही थी, जिसके चलते चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी चुप रहते हैं। मुझे लगता है अब तक पिछले 3 महीने 4 महीने जब से हम ये चीन के विषय में आपसे बार बार रूबरू हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा गंभीर बात 2 हैं। एक, प्रधानमंत्री ने जो चीन को क्लीन चिट दी थी कि कोई घुसा ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई घुसा हुआ नहीं है। दूसरा, चुनाव में आप चीन की उन कंपनियों को के हाथ में चुनाव सुपुर्द कर देते हो जिन कंपनियों का सीधा सीधा संबंध पीएलए से है। इससे ज्यादा गंभीर कुछ नहीं हो सकता। आप अनर्गल बातें ये लोग करते रहेंगे कि फाउंडेशन ने ये कर दिया, हमने सबका जवाब दिया, हमें कुछ छिपाने को नहीं है। जिसके पास छिपाने को है वो छिपा रहा है, वो छिपा हुआ है, वो बोल नहीं पा रहा, वो चीन का नाम नहीं ले पा रहा, वो इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा, वो डॉक्यूमेंट हटा देता है वेबसाइट से रक्षा मंत्रालय की, क्योंकि उसमें इसका सच उजागर होता है। वो बड़ा कठिन सच है, उस सच को प्रधानमंत्री स्वयं नहीं देख पा रहे हैं। चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर जाने से पहले ही रोक लिया। बता दें कि गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने चीन विवाद को लेकर एक नोट जारी किया था, जिसमें पहली बार सरकार ने चीनी घुसपैठ की बात स्वीकारी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही इस नोट को डिलीट कर दिया गया। यूथ कांग्रेस इसे ही डिलीट कांड का नाम देकर विरोध जता रही है। केंद्र की सरकार, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो चाहे उनके केंद्रीय मंत्रियों की बात हो, लगातार जिस दिन से एलएसी के ऊपर चीनी घुसपैठ जारी है और लगातार उनके केंद्रीय मंत्रियों के अलग अलग बयान हमारे सामने आ रहे हैं। आप देखेंगे कभी कहते हैं घुसपैठ हुई है, कभी कहते हैं नहीं हुई है।
और रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे भी ये साफ अंकित था कि चीनी घुसपैठ वहाँ हुई है, लेकिन जब जनता के सामने ये बात आई तो वो उन्होंने वहाँ से हटा दी। ये देश ये कह रहा है, जब देश के अंदर लगातार हमारे पड़ोसी मुल्क घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं तो जनता से सच क्यों नहीं बताया जा रहा, जनता को धोखा में क्यों रखा जा रहा है। भारतीय युवक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता का यही कहना है कि लगातार जिस तरीके से बॉर्डर पे घुसपैठ हो रही है, जनता के सामने आइए नरेंद्र मोदी जी और उनको सच बताइए। लगातार धोखेबाजी और झूठ से देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। देश में कोरोना से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 20,25,000 तक पहुंच चुकी है। करीब 6 लाख कोरोना केस एक्टिव हैं। देश में कोरोना से अब तक 41,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से रिकॉर्ड 62,000 से भी अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस की तेज रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले कई दिनों में रोजाना 50,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं आईसीएमआर के मुताबिक 6 अगस्त तक देश में कुल 2,27,24,134 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद कोरोना के मामलों में भारत तीसरे नंबर पर है। आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के अब तक 1,92,00,000 मामले सामने आए हैं और 7,17,000 से भी अधिक लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20 लाख पार हो चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 17 जुलाई को ही ट्वीट कर कहा था कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना वायरस फैला तो 10 अगस्त तक 20 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित होंगे। इस मसले पर सरकार को ठोस और नियोजित कदम उठाने चाहिए। आज 7 अगस्त है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते केस में हमारी रफ्तार अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा है। उन्होंने पीएम से कोरोना को लेकर रोड मैप के बारे में भी सवाल किए। साथ ही उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना है ये बताएं या फिर हम आत्मनिर्भर होकर अपने हवाले खुद हो जाएं। अब तो दुनिया में हमारी रफ्तार अमेरिका, ब्राजील के भी ऊपर चली जाती है प्रतिदिन के हिसाब से। देश को सुरक्षा चाहिए और प्रधानमंत्री जी की खामोशी बताती है, अरे बहुत घंटी बजवाई आपने, बहुत आपने मोमबत्ती जलवाई, अब तो देश को बताइए हमें क्या करना है, कैसे अपने को बचाना है, या हम आत्मनिर्भर होकर खुद अपने हवाले हो जाएं। प्रधानमंत्री जी, देश चाहता है कि कोरोना पे एक श्वेत पत्र जारी करके रोड मैप दे हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आज फिर देश को संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में पीएम ने कहा कि 3-4 साल के मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। लोग इस पर मंथन कर रहे हैं, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कुछ एक तरफा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक सर्कुलर नहीं बल्कि एक महायज्ञ है जो एक नए देश की नींव रखेगा और एक सदी तैयार करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक शिक्षा नीति व्हाट टू थिंक के साथ आगे बढ़ रही थी, जबकि अब हाउ टू थिंक पर जोर दिया जाएगा। जड़ से लेकर के जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। उधर भारतीय रेलवे ने किसान रेल की शुरुआत कर दी है। इस ट्रेन से फलों, सब्जियों जैसे ऐसे आइटम की ढुलाई की जाएगी जो जल्दी खराब हो जाते हैं। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर महाराष्ट्र के खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री छगन भुजबल भी उपस्थित थे। अभी ऐसी पहली ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार तक के लिए चल रही है। ये ट्रेन सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से रवाना हुई जो बिहार के दानापुर स्टेशन तक जाएगी। किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे होंगे। इसे रेलवे ने 17 टन की क्षमता के साथ नए डिजाइन के रूप में बनवाया है। इस ट्रेन में कंटेनर फ्रिज की तरह होंगे, मतलब ये एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज होगा।
जिसमें किसान खराब होने वाले सब्जी, फल, फिश, मीट, मिल्क आदि रख सकते हैं। आगे बढ़े, सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल, भारत का स्वर्ग है, मुझे यहाँ भूमिका निभाने का अवसर दिया गया है। 5 अगस्त एक महत्वपूर्ण तारीख है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आया है। वर्षों बाद यहाँ कई परियोजनाएं शुरू हुई है। मेरी प्राथमिकता उन परियोजनाओं को आगे ले जाना है। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि बिना किसी पक्षपात के संवैधानिक शक्तियों का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और हम समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य यहाँ के विकास को आगे बढ़ाना है। एक भरोसा आपको देना चाहता हूं कि कोई हमारा स्पेसिफिक एजेंडा ये नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान हमारे लिए गीता का काम करेगी। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है मैं कोशिश करूंगा। उधर जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट की 4G सेवा शुरू की जा सकती है। कश्मीर में पिछले 1 साल से इंटरनेट की सीमित सेवा दी जा रही है। सरकार का कहना है कि ऐसा सुरक्षा की वजह से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि अब इस मामले की सुनवाई में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस बदलाव के बाद नए उपराज्यपाल की राय भी काफी अहम होगी, इसलिए उनकी राय भी लेनी चाहिए। इस मामले में अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG बनाया गया है। JC मुर्मू ने बुधवार को ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। CAG के तौर पर मुर्मू का कार्यकाल 3 साल का होगा। वो राजीव महर्षि की जगह लेंगे। राजीव महर्षि को साल 2017 में CAG नियुक्त किया गया था। मोदी सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया है। आपको बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद JC मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे। मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले LG के रूप में कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल 9 महीने का रहा। JC चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं। जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल बनने से पहले वित्त विभाग के व्यय विभाग के वे सचिव थे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। क्या खत्म हो जाएगी MSP? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद। क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी के बड़े नेता विधानसभा सत्र के पहले दिन ही फ्लोर टेस्ट पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। हालांकि जैसलमेर में
कांग्रेस थिंक टैंक की इस मुद्दे पर लगातार बैठक हो रही है। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल भी जैसलमेर पहुंच गए हैं। वेणुगोपाल एयरपोर्ट से सीधे सूर्यगढ़ होटल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की है। वहीं गहलोत के पहुंचने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से शुरू हो रहा है। उधर राजस्थान के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर दोनों नेताओं के बीच 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। बीजेपी अध्यक्ष और वसुंधरा राजे की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर अब वसुंधरा राजे सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने गुरुवार को संगठन मंत्री से भी मुलाकात की थी। यहां बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के बाद सियासी उठापटक काफी तेज हो गई है। अब बात बिहार की सियासत की, जहां चुनावी साल में आरजेडी को झटके पर झटके लगते नजर आ रहे हैं। ताजा झटका आरजेडी के साथ लालू परिवार को भी लगेगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय आरजेडी छोड़ने की तैयारी में हैं। चंद्रिका राय ने संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। दरअसल ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप और ऐश्वर्या विवाद के बाद से ही चंद्रिका राय आरजेडी से नाराज चल रहे हैं। अब उनके एक फेसबुक पेज से इरादे करीब करीब साफ हो गए हैं। फेसबुक पर बतौर जेडीयू फॉलोअर चंद्रिका राय ने परसा विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों, शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं से डेटाबेस अपडेट मुहिम से जुड़ने की अपील की है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पलसूद में गुरुद्वारे के ग्रंथी से बदसलूकी के मामले में एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें पुलिस वाले एक ग्रंथी से बदसलूकी करते दिख रहे थे। वायरल वीडियो में प्रेम सिंह चावला की पिटाई के साथ साथ उनकी पगड़ी उतारने और बाल पकड़कर घसीटने की भी तस्वीरें हैं। प्रेम सिंह चावला सिकलीगढ़ फलिया स्थित गुरुद्वारे में ग्रंथी है। पुरानी पुलिस चौकी के पास वो ताला चाबी की दुकान लगाकर जीवन यापन करता है। गुरुवार शाम को पुलिस बिना मास्क के घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही थी। जिस समय पुलिस इस क्षेत्र में गश्ती करते हुए पहुंची, प्रेम सिंह अपना सामान समेटकर घर की ओर रवाना हो रहा था। आरोप है कि पुलिस ने उससे गाड़ी के कागज मांगे। कागज नहीं होने पर उन्होंने चालान के 250 रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर मारपीट की गई। पूरी घटना पर ट्वीट करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा है कि प्रेम सिंह चावला ग्रंथी, जो कि वर्षों से पुलिस चौकी के पास एक छोटी सी दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं, उनको वहां की पुलिस ने अमानवीय तरीके से पीटा, उनकी पगड़ी उतार दी, बाल पकड़कर बुरी तरह से सड़क पर उनकी पिटाई की। अत्याचार और गुंडागर्दी होकर सिख धर्म की पवित्र धार्मिक परंपराओं का अपमान भी है। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले। जिस प्रकार का कृत्य पुलिसकर्मियों ने किया, निश्चित तौर पर बेहद आपत्तिजनक है, बेहद निंदनीय। हम शिवराज सरकार से मांग करते हैं कि सिख धर्म की धार्मिक परंपराओं का अपमान हुआ है, इसके दोषियों पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उस परिवार के साथ, पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय हो, अन्यथा सिख समाज सड़कों पर उतरेगा और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं तो आह्वान करता हूं सिख समाज के जो हमारे मनजीत सिंह सिरसा ठेकेदार हैं, जो अकाली दल, जो लगातार कोई कांग्रेस सरकार में कोई इस तरह की घटना होती थी तो बड़े बड़े सड़कों पर आ जाते थे, बड़े बड़े बयान जारी करते थे, वे आज गायब है, मौन है। वो लोग का उनको सामने आना चाहिए। उधर जहरीली शराब कांड में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ दुख साझा करने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज तरन तारण पहुंचे। इस दौरान कैप्टन के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, डीजीपी दिनकर गुप्ता और मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। बता दें कि जहरीली शराब की वजह से पंजाब के अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर में अब तक 120 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कैप्टन सरकार ने मुश्किल वक्त में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है और पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी जारी है। सीएम अमरिंदर सिंह साफ कह चुके हैं कि जहरीली शराब कांड का कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में अब तक 100 से भी अधिक जगहों पर छापेमारी हो चुकी है और 1000 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मैं एक बंदा नहीं छड़ना जिन्हें गड़बड़ की है और सख्त तो सख्त सजा होएगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है और एक बड़ा होए, छोटा होए, जो मर्जी होए,
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। उधर केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति का ऐलान कर दिया है। नई नीति का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और शहर में रोजगार उत्पन्न करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। केजरीवाल सरकार लोगों को ई वाहन खरीदने पर छूट देगी। 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा खरीदने वालों को 30-30 हजार और कारों पर 1.5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर आप 2 व्हीलर्स खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स खरीदेंगे तो आपको 30,000 तक, अलग अलग किस्म के अलग अलग व्हीकल्स पे है, लेकिन मैक्सिमम 30,000 का उसमें बेनिफिट मिल सकता है, सरकार से इंसेंटिव मिलेगा। कार्स पे 1.5 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। ऑटो रिक्शाज पे 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। ई रिक्शाज पे 30,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार ने सुशांत का पैसा हड़पने के लिए उससे संपर्क बनाया। सरकार ने हलफनामे में पैसा हड़पने को एकमात्र मकसद बताया है। साथ ही हलफनामे में आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार की गई है। बिहार सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि सुशांत फिल्म उद्योग छोड़ना चाहते थे और वो जैविक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने ये कहते हुए सुशांत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट को मीडिया में दे देगी, उसे पागल साबित करेगी, जिससे उसे किसी तरह का काम नहीं मिलेगा। हलफनामे में कहा गया कि रिया ने इसी साल 8 जून को नकदी, आभूषण, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड के साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज छीन लिए। हलफनामे में मुखबिर के जरिए बताया गया है कि 1 साल पहले सुशांत सिंह के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 15 करोड़ रुपए ऐसे लोगों के खाते में ट्रांसफर किए गए जो उसके साथ नहीं जुड़े थे। उधर पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटीन से फ्री कर दिया है, जिसके बाद विनय तिवारी पटना लौट गए हैं। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए विनय तिवारी ने अपने अंदाज में बीएमसी पर तंज भी कसा। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे क्वारंटाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वारंटाइन किया गया। हाँ, ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन क्वारंटाइन किया गया, बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसमें आप लोग को बाधा पहुंची। अब खबरें छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने साल 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर समेत 6 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के मामले में फैसला सुनाया और झूठा मुकदमा दर्ज करने पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इसके साथ ही नंदिनी सुंदर समेत सभी पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने को भी कहा। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस फैसले का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वागत किया है और आम लोगों को नक्सलवाद के नाम पर परेशान करने वाली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि साल 2016 में बीजेपी के शासनकाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर समेत 6 लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था। अरे ये मांग है कि सवाल हमारा नहीं है, आज भी जेलों में जो नक्सलवाद के नाम पर सड़ाए जा रहे हैं लोगों को, उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इन तमाम लोगों को, और बहुत से ऐसे लोग जिन न्यायालय ने उनको बरी कर दिया है, इन तमाम लोगों को हमारे प्रकरण को नज़ीर मानते हुए मुआवजा देना चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए मुआवजा इन सब लोगों को जो है वो मिलना चाहिए। और ये जितने भी पुलिस अधिकारी है
जिसको इन तमाम आयोगों की रिपोर्टों ने चिन्हित किया है, कल्लूरी सहित, इन सब पर जो है जांच होनी चाहिए और इन सब पर मुकदमे कायम किए जाने चाहिए। कुश्ती और तीरंदाजी खेलों में देश का नाम रोशन करने वाली नेहा कुजूर आज खेतों में काम करने को मजबूर है ताकि नेहा अपने पिता के लिए हुए कर्ज को चुका सके। नेहा के पिता ने उनके विदेश में खेलने के सपने को पूरा करने के लिए कर्ज लिया था। नेहा सरगुजा इलाके के बतौली ब्लॉक के काचरडी गांव की रहने वाली है। नेहा कुजूर ने बताया कि उनके पिता के पास इतनी आमदनी नहीं है कि उसे विदेश भेज पाए, इसलिए 2019 में जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नेहा थाईलैंड जाने वाली थी तो उन्होंने 30,000 रुपए में अपनी खेत को गिरवी रख दिया था। अंबिकापुर फर्स्ट खेलने गई थी, उसके बाद वहां से चयनित होकर रायपुर गई थी, फिर रायपुर से वहां डायरेक्ट ओपन गेम गई थी इंटरनेशनल नेपाल में, वहीं से मेरा थाईलैंड चयन हुआ था, जिसके कारण वहाँ ज़्यादा पैसा लग रहा था तो उसके कारण मेरे मम्मी पापा लोग वहाँ कर्ज लिए थे, तो उसी को पटाने के लिए यहाँ हम लोग के यहाँ रोपा लगा रहे हैं। और रोपा तो मैं लगाती हूँ लेकिन इस बार दूसरों का भी हेल्प कर रही हूँ। उधर केरल में भारी बारिश से हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। इडुक्की जिले के राजमाला इलाके में लैंडस्लाइड में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 60 लोग अभी भी गुमशुदा हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लैंडस्लाइड की तेज आवाज हुई थी, जिसके बाद लोगों ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वो सैलाब से नहीं बच सके। वायनाड, मल्लापुरम सहित कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने भी 9 अगस्त तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। घाघरा नदी खतरे के निशान के उच्चतम स्तर के पास तक पहुंच गई है, जिससे बलिया की 4 तहसीलों बेलथरा, सिकंदरपुर, बासडी और बैरैया के 34 गांव प्रभावित है। लगातार रिसाव से कई गांव में पानी घुस चुका है और बांध पर खतरा भी मंडराने लगा है। बांध से रिसाव को रोकने को लेकर बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रयासों पर स्थानीय लोग गुस्से में हैं, क्योंकि रिसाव की जगहों पर सफेद बालू और गिट्टी डाली जा रही है। अभी तक का जो रिपोर्ट है उसमें बेलथरा में 8 ग्राम और बांसडी में 26 ग्राम, कुल 34 ग्राम प्रभावित हो रहे हैं। हमारा पहला कार्य ये है कि हम बचाव कार्य करें कि बंधा सुरक्षित रहे, टूटने ना पाए। दूसरा उसमें है कि अगर टूट गया तो राहत कैसे मिले लोगों को, कैसे बाढ़ शरणालय रहे, बाढ़ चौकियाँ संचालित रहें और तैयारी में रहें। ये सारी चीज़ों पर पैरेलली हमारा काम चल रहा है और वो तैयारी में है। पाकिस्तान क्रिकेट के नामी चेहरे शोएब अख्तर ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। ARY न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में शोएब अख्तर ने कहा कि अगर उनके पास अधिकार होते तो वो सेना का बजट जरूर बढ़ाते, चाहे इसके लिए उन्हें घास ही क्यों न खानी पड़ती। शोएब अख्तर का यह बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।